देख रहे हैं TRL न्यूज़ की खास पेशकश फेस टू फेस। हमारे इस छोटी सी जर्नी में अब तक हमने आपको मिल पाया पॉलिटिकल पर्सनालिटीज से और बातचीत की उनके राजनीतिक करियर के बारे में, लेकिन आज एक ऐसी शख्सियत जिसने पठानकोट को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक अलग मुकाम दिया। हम बात कर रहे हैं SMO पठानकोट भूपिंदर सिंह। आज उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे स्वास्थ्य सेवाओं के इस क्षेत्र की विभिन्न बातें। नमस्कार सर, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। सबसे पहले तो आपको बधाई हो, आपने पठानकोट को एक मुकाम दिया है इस स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। सिविल हॉस्पिटल का एक आज अलग मुकाम है, कैसे देखते हैं इस सफलता को? ये एक बड़ी अच्छी बात है और आई फील प्राउड ऑफ इट। मुझे बड़ी इसका गर्व महसूस होता है कि आज से 2-2.5 साल पहले जब सिविल हॉस्पिटल हमने टेक ओवर किया था तो तब उसके जो जितने भी कार्यक्रम थे, जितने भी था, वो बहुत कम चल रहा था, लेकिन हमने कम से कम 3 और 4 गुना ज़्यादा हमने सारा काम बढ़ा दिया है। और ये मेरा अकेले का नहीं, सारे स्टाफ का और ख़ास तौर पर पठानकोट की जनता का भी बहुत इसमें सहयोग है, जिन्होंने अब सिविल हॉस्पिटल पठानकोट में अपना कॉन्फिडेंस देना शुरू कर दिया। ये जो कायाकल्प हुआ है, इसकी सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा इसमें? फैक्टर मैं बोलूँगा कि शुरू से लेकर जैसे एक अच्छी लीडरशिप और एक अच्छा जो वैसे भी जो पंजाब गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो भी एक ऐसी प्रो पेशेंट पॉलिसीज़ बन गई हैं जिसके साथ हमने बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हॉस्पिटल में फ्री हो रही हैं। ये भी वन है। दूसरा, कायाकल्प प्रोग्राम में हमारी सफाई जो है इट्स पार एक्सीलेंट नाउ, और मेरा ख्याल है कि मुझे काफ़ी कम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं और लोग भी ये कहते हैं कि नहीं, आप सफाई देखनी हो तो पठानकोट सिविल हॉस्पिटल में जाओ। हम कोशिश कर रहे हैं कि डे बाई डे इसको और इम्प्रूव करते जाएं ताकि हमारा जो है एक ऐसा हॉस्पिटल बने जिसको सब लोग आ कहें कि यार वाकई इट्स वंडरफुल प्लेस। ये जो विदेशों में है, फॉरेन कंट्रीज में हम अगर बात करें तो लोग ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही जाते हैं, उनका विश्वास है। वो विश्वास कब बन पाएगा? अभी आपने जितनी भी बातें की, इसके बावजूद लोग अभी भी रुक नहीं करते सिविल हॉस्पिटल। डेफिनेटली इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं जिसके लिए जो हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि एक तो जैसे हम बात करें कि अगर सपोज कर लो जो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी सी कमी है, क्योंकि हमें जितनी मैन पावर चाहिए अगर हमने compete करना है टू द प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो हमें हर वार्ड के लिए कम से कम 10 to 15 जो स्टाफ नर्सेज हैं वो होनी चाहिए। और लेकिन हमारे पास वो कमी है जो हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी कर रहे हैं। कमी पूरी क्यों नहीं हो रही? प्रोफेशनल्स की कोई कमी नहीं है, लोग बेरोजगार बैठे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये जो हर एक जो भी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके एक जैसे 100 बेडेड, जैसे हमारा हॉस्पिटल लीजिए, हमारे पास 100 बेडेड हॉस्पिटल के सारे है जो मैन पावर है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन आज की डेट में आप किसी भी दिन देख लो हमारे पास 180-190 से कम पेशेंट्स नहीं होते। हमने आस्ता से इम्प्रूव करके उसको बढ़ा लिया है। आउटसोर्सिंग में हमने जैसे स्वयं सेवक लिए हैं, जैसे आपने देखा सफाई बहुत बेटर हो रही है, ऐसे ही हमने कुछ स्टाफ नर्सेज भी रखी हैं। ऐसे धीरे धीरे हम इम्प्रूव कर रहे हैं और करते जाएंगे। तो मेडिसिन की अगर बात करें, स्टॉक आपके पास पूरा रहता है? हमारे पास ये भी एक पंजाब गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि हमारे पास EDL की जो है जितनी भी हमारी एसेंशियल ड्रग लिस्ट की मेडिसिन है वो बहुत काफ़ी हद तक सप्लाई है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बोल रहा हूँ, कभी कोई ऐसी मेडिसिन हो सकती है, नहीं तो 99.9% जो मेडिसिन है और इंडोर पेशेंट्स की वो हमारी सारी हॉस्पिटल 99% आप बात करें, फिर बाहर की दवाइयाँ डॉक्टर्स क्यों लिख के दे? कोई भी नहीं, जो इंडोर पेशेंट कोई बाहर की दवाई लिखता ही नहीं है। हमारे पास JSS के फ्री है, हमारे पास 0 to 1 years जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट की कंजक्स है, हमारी जो एक योजना, उसमें हम बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। 0 to 1 years बिल्कुल फ्री कर रहे हैं। इंडोर पेशेंट्स हम बिल्कुल फ्री दे रहे हैं। कभी कोई ऐसी मेडिसिन हो जाती है जैसे कि अर्जेंट एमरजेंसी 24 आवर्स में वी कैन परचेज एनी मेडिसिन। वैक्सीनेशन की अगर बात करें, वैक्सीनेशन हमारे पास सारी अवेलेबल है। यहाँ तक भी है, हमारे पास इतनी पावर भी है कि कई बार हम जैसे नवजात शिशु बच्चा पैदा होता है उसको कई बार ऐसे इंजेक्शंस लगते हैं जैसे हेपेटाइटिस B से बचाने के लिए, जो 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार रुपए का इंजेक्शन होता है, हम उनको इमीडिएटली खरीद के देते हैं। पर डॉक्टर साहब कई बार अगर हम बात करें तो यहाँ इंजेक्शन वो कहते हैं कि ये तो प्राइवेट आपको लगवाने पड़ेंगे। नहीं, वैसे देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो इम्यूनाइजेशन में जो हमारे इंजेक्शंस, जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस हिसाब से जो हमारे
इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में जो इंजेक्शन आते हैं वो सारे हमारे पास हैं। अब आप कहिए कि जैसे चिकन पॉक्स का कोई लगाता है प्राइवेट डॉक्टर, वो हमारे शेड्यूल में नहीं है। हेपेटाइटिस A1 वो भी हमारे हेपेटाइटिस A1 भी हमारे शेड्यूल में नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे हैं, जैसे हेपेटाइटिस B पहले नहीं था, वो आ गया। अब जैसे पेंटावेलेंट आ गया जिसमें हम इंजेक्शन सारे दे रहे हैं, तो ऐसे ऐसे आगे रोटा वायरस का भी आ रहा है हमारे पास बहुत जल्दी, ये भी हम कवर आम जनता के हिसाब से आपसे पूछूं कि ये जो इंजेक्शंस हैं ये लगवाने चाहिए? नहीं, हमारे देखिए ये डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। वैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने बेटे को भी सारे सिविल हॉस्पिटल से इंजेक्शंस लगवाए थे और वही लगवाए थे जो नेशनल शेड्यूल में है। सो इसलिए जो बाकी इंजेक्शंस हैं वो पर्सन टू पर्सन, पीडियाट्रिशियन टू पीडियाट्रिशियन वो डिपेंड करता है। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट में है सेक्टर में, वो हमारे सारे इंजेक्शंस लग रहे हैं और आई एम प्राउड ऑफ इट कि हमारी जो कोल्ड चेन जो मेंटेन करनी होती है वो पूरे पंजाब में, मैं कहता हूँ पठानकोट में अकेले के नहीं, वो बेस्ट कोल्ड चेन मैनेजमेंट है जो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल इतनी बढ़िया तरीके से कर सकता है मैनेज। सिविल हॉस्पिटल के बारे में और भी कई बातें जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Modern Sandeepni School is a boarding-cum-day boarding school with its existence since 19 years. Modern Sandeepni School is school of the genius and for the genius. School has a wonderful sports infrastructure like football, basketball, volleyball, swimming pool, air-conditioned hostels, transport, and mess facility is also available. School is fully equipped with modern labs, robotic labs where children designs various robots. For admissions and inquiries, please contact us. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं SMO भूपिंदर सिंह। सर, एक कई ऐसे डॉक्टर्स हैं सिविल हॉस्पिटल में भी जिनका अपनी प्राइवेट क्लिनिक भी हैं और वो बैठते हैं, हालांकि सरकार की तरफ से अलाउंस भी है कि अगर आप प्रैक्टिस ना करें, उसके बावजूद भी कई ऐसी कोई बात नहीं है। प्राइवेट प्रैक्टिस की हमने ज़्यादातर देखा है, जितने भी मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैं वो सारे 6 बजे तक, 7 बजे तक तो हॉस्पिटल में बिजी रहते हैं। जैसे मेरे गायनिकोलॉजिस्ट हैं, वो जब उनकी ड्यूटी होती है वो 24 आवर्स यहाँ पे घूमते रहते हैं। मेडिकल स्पेशलिस्ट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ही वो घूमते रहते हैं। इसलिए प्राइवेट प्रैक्टिस में तो आजकल इतना ज़्यादा सिविल हॉस्पिटल में काम बढ़ गया हमारे पास कि मेरा को नहीं लगता वो घर जाके भी बेचारों को 10 मिनट भी अपने घर वालों के साथ बैठ सकते हैं। नहीं, इतना पे स्केल भी बहुत अच्छा है सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, उसके बावजूद ये जो किस चीज के लिए दौड़, किस चीज के लिए ये दौड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं तो आगे भी कहता हूँ कि हमारे पास जो हमारे सरकार है वो इतने हैंडसम पे करती है जितना सफिशिएंट होता है गुजारा करने के लिए। गुजारा भी बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। सो इसके लिए ये NPA जो है हमारा, जो NPA भी मिलता है, इसलिए मेरे ख्याल में प्राइवेट प्रैक्टिस तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए किसी। जब आप इस प्रोफेशन में आए थे तो ये जो हैंडसम सैलरी की आप बात कर रहे हैं, इस वजह से आए थे या कुछ और? नहीं, मेरे आने का कारण जो हम आए थे तब तो बहुत कम सैलरी होती थी, लेकिन फिर भी गुजारे लायक ठीक थी। बट मेरा एक्चुअली बेसिकली कभी भी प्राइवेट प्रैक्टिस ये नहीं कभी भी बना कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस वाली साइड पे जाऊँ। मेरा हमेशा ही गवर्नमेंट, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस वाली साइड पे। अब सैलरी की बात हुई है तो नोटबंदी का सवाल तो बनता ही है, उसका असर देखने को मिला है कुछ? नहीं, हमारे क्योंकि डॉक्टर्स और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो दे आर वेरी वेल एजुकेटेड और सारे जो है उनके ऑलरेडी जो हमारा जो कैशलेस स्कीम्स हैं वो तकरीबन सारे कर रहे हैं। सो इसलिए हमारे ज़्यादा तो OPD पे कोई फर्क आया था जब नोटबंदी हुई? नॉट एट ऑल, रादर हमारे पास OPD भी सेम रही और हमने तो वैसे भी हमें गवर्नमेंट ने एक अच्छी सुविधा दी हुई थी कि हम 500 वाले नोट या 1000 तक लास्ट तक हम लेते रहे। लेकिन कुछ खबरें आई थी बीच में कि ये एक्सेप्ट नहीं किए गए। ना हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब आप मुझे एक बात बताइए, एक पेशेंट आता है कहता है भी 500 रुपये का नोट लो और 10 रुपये की पर्ची मेरी काटो, ठीक है। एक बार तो हम काट लेंगे 490, उसको वापस दे देंगे, दूसरी बार ही दे देंगे, तीसरी बार ही 490 कहाँ से लाएंगे? तो आपको लगता है कि सरकार ने इस तरफ सोचा नहीं जब उन्होंने ये ऐलान किया? नहीं, ये तो पेशेंट एक्चुअली जो पेशेंट आते थे वही चाहते थे कि हमारा नोट चेंज हो जाए। लेकिन पेशेंट को अगर दवाई चाहिए, अगर उसके पास नहीं है तो वो तो आएगा तो सरकारी हॉस्पिटल में ही। अगर सरकार ने सरकारी हॉस्पिटल में पैसे की जरूरत ही नहीं होती, वो तो सिर्फ 10 रुपए की पर्ची कटती है। यहाँ कोई टेस्ट, अब तो गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा स्टेप हुआ है कि लैब टेस्ट टोटली फ्री हो गए। हमारे पास 50 लैब टेस्ट हम टोटल फ्री कर रहे हैं। तो और वो भी पैसा जमा नहीं, नील की पर्ची कटी जाती है। सो पैसा तो यहाँ पे आजकल वैसे ही बहुत कम
यूज होता है। पर्ची पहले 2 रुपए की कटती थी, अभी 10 रुपए, एकदम से 8 रुपए सरकार ने बढ़ा दिए। नहीं, ये काफी देर से चल रही है, 2 से 5 हुई, 5 से 10 हुई। अब देखिए ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तो आपको फर्क नजर आ रहा है। ये पैसा पेशेंट के लिए यूज हो रहा है। हमने सबसे अच्छी इक्विपमेंट्स भी सरकार दे रही है। अब कोई भी यू नेम एनी इक्विपमेंट जो सेकेंडरी लेवल हॉस्पिटल में होनी चाहिए, वो मैं प्राउडली कहता हूँ कि मेरे हॉस्पिटल में सब कुछ तो सब 10 रुपए की पर्ची है उसके बावजूद डॉक्टर्स जो है वो इतने पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं और स्पेशलाइज हैं, लेकिन उसके बावजूद प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ जो रुख है जनता का, उसको कैसे मोड़ पाएंगे? ये तो एक चुनौती है, कैसे पार करेंगे? ये चुनौती हमने बहुत अच्छी स्वीकार भी की है। अब मैं प्राउडली ये बात कहता हूँ कि पूरे पंजाब में जब हमने किया तो अब हमारे पास 51% डिलीवरीज जो है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में हो रही हैं, जो हमने उनका एक बड़ा बल्क उनसे ले लिया है प्राइवेट से। बाकी आप देखिए सर्जरी, मैंने जैसे बोला कि हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी है दैट इज अबाउट 170% के करीब है। हमारे पास 110 बेडेड है इंक्लूडिंग डी एडिक्शन सेंटर, वेयर एज अभी हमारे पास 190 के करीब पेशेंट्स होते हैं। मुझे तो इस बात का बहुत ही खुशी है कि आज इस बार हमें कोई हेल्दी सीजन आया ही नहीं। जैसे हेल्दी सीजन में होता है जिसमें कि पेशेंट जो है वो 40-50% बेड ऑक्यूपेंसी रह जाती है, लेकिन ऐसा कोई आया ही नहीं हमारे पास। आज भी आप ये देखो, हमें कई बार ऐसा भी हो जाता है कि 2-2 पेशेंट एक बेड पे भी डालने पड़ जाते हैं, ऐसे ज्यादा है। सो ये हर काम बड़ा है। ये अच्छी बात है या ये बहुत, आई एम प्राउड ऑफ इट कि हमारा काम बहुत बड़ा है। लेकिन लोगों के लिए तो अच्छी बात है ना, नहीं, वो बाहर कम हो रहे हैं या क्या? नहीं, जो पेशेंट जो बाहर का काम है नेचुरली बाहर, जो एक तो मैं आपको फ्रेंकली बताता हूँ कि बाहर प्राइवेट में एक्सपेंसिव बहुत है। गरीब आदमी बेचारा या मैं कहूँगा लोअर मिडिल भी, उसके लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। और जब सेम सुविधाएं हम दे रहे हैं, मैं तो पठानकोट, हिमाचल और JNK इन सभी लोगों को मैं तो अपील करता हूँ कि प्लीज वो आए हमारे हॉस्पिटल में, हमारे से इलाज करवाएं और वो देखेंगे द डिफरेंस। डिलीवरीज की आपने बात की, जब पहले पंजाब सरकार ने कहा कि आपको वाहन की सुविधा मिलेगी, एम्बुलेंस, लेकिन वो बंद कर दी गई है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ये दिस इज वेरी गुड पॉइंट। हमारे पास आज पिछले महीने हमने 408 डिलीवरीज की हैं पठानकोट सिविल हॉस्पिटल में, विच इज अ रिकॉर्ड इटसेल्फ इन पठानकोट। जब मैं आया था तो तब 50, 60, 70 इतनी डिलीवरीज हो रही थी। आज हमने 5-6 टाइम्स हमने बढ़ा ली हैं डिलीवरीज। इसमें हम टोटल फ्री करते हैं। जो पेशेंट जो है 108 में आएगा, लेकिन वापस जाने के लिए हमने उसके लिए अलग व्हीकल्स अरेंज किए हुए हैं। हम कोई भी पेशेंट ऐसा जो पास का हो अपने मर्जी से चला जाए वो अलग बात है, लेकिन हम हर पेशेंट के लिए हमारे पास इस टाइम 3 गाड़ियां हैं। तो आप अपनी पॉकेट से दे रहे हैं या कहां से? नो, ये सरकार की पॉलिसी है, ये मैं अपनी पॉकेट से तो अफोर्ड नहीं कर सकता, बट ये JSSK की हमारी पॉलिसी है। NRHM की कैश भी दिया जाता था ना, तो अभी वो चल रहा है कैश में हम डिलीवरी में हम कैश ज्यादा नहीं, कैश वाला काम JSY स्कीम है जिसमें जनरली सुरक्षा योजना, जिसमें जैसे जो BPL है या जो SC/STs को बिलोंग करते हैं या जिनके पास बहुत पुअर पेशेंट्स हैं, उनको हम 600 रुपीज फॉर अर्बन डिलीवरी एंड 700 रुपीज फॉर रूरल डिलीवरी हम देते हैं। तो अभी ऐलान किया है मोदी जी ने, अभी हमारे प्रधानमंत्री 3 दिन पहले, अभी 2 दिन पहले, कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको 6000 तक जो है वो मुहैया कराया जाएगा। ये देखिए, ये एक बहुत अच्छी स्कीम है और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट भी करता हूँ। उसका रीज़न ये है कि देखिए 6000 रुपीज़ अगर पेशेंट को मिलता है, बट इट शुड बी स्पेंट ऑन हर हेल्थ ओनली, ठीक है। और हमारे पास सबसे जो वीकनेस जो हमें मिलती है वो है एनीमिक पेशेंट्स। अगर हमारी डाइट प्रॉपर नहीं होती, पेशेंट अपनी, हमारी इंडियन लेडीज का अभी भी यही है, हमारे जैसे हमारे मदर भी ऐसे करते थे, पहले हम सबको खिला के बाद में खाना, तो ये चीजें हैं। लेकिन उनको ज्यादा जरूरत होती है लेडीज की। अगर उनको 6000 एक्सक्लूसिवली फॉर मिलता है लेडी के लिए, तो दिस इज वेरी गुड। पर आपको लगता है कि जो ऐलान किया है ये ग्राउंड लेवल पे भी उतना ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। ये तो मैं ये अगर 6000 वो किस रूप में देते हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर सपोज कर लो वो कैश देते हैं और पेशेंट अपने पर यूज नहीं करता, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जितनी भी आप स्कीम्स देखिए जो आज तक चली हैं, जैसे हमारी JSSK की स्कीम है, जननी सुरक्षा योजना, शिशु सुरक्षा योजना में, वो बहुत कामयाब चल रही है। जी, पठानकोट जो है वो काफ़ी संवेदनशील जिला बन गया है, अभी अटैक भी हमने झेले हैं,
तो उस लिहाज से आप अगर बात करें, सिविल हॉस्पिटल तैयार है किसी भी इमरजेंसी के लिए? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो सिविल हॉस्पिटल है वो डेफिनेटली प्रीलिमिनरी के लिए हमारा बिल्कुल तैयार होता है। हमने जैसे बहुत बार जैसे बस एक्सीडेंट्स, जैसे ये एयरफोर्स अटैक हुआ था, उसमें या बाकी चीज़ों में हमारी टीम 10 मिनट के नोटिस पे सभी यहाँ पे पहुँच जाते हैं जैसे ही उन्हें पता चलता है कि कोई अटैक हुआ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए जैसे हमारे पास बहुत हाई लेवल आईसीयू अवेलेबल नहीं है, तभी तो काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो रेफर किए जाते हैं। उसके लिए हम ऐसे करते हैं, फॉर सच डिजास्टर मैनेजमेंट हमने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं उनको हमने पहले ही अलर्ट किया हुआ है। जिन्ना यहाँ पे हम अपने पेशेंट ऐसे होते हैं तो इमीडिएटली वहाँ पे भेज देते हैं, और जो हमारा ये होता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको करवाएं। इमरजेंसी वार्ड जो है वो आपको क्या लगता है तैयारी क्यों कम है? ज्यादातर पेशेंट जो है हम रेफर कर रहे हैं अमृतसर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे पास, क्योंकि अब ट्रॉमा सेंटर है तो हम बहुत सारे केसेस खुद कर रहे हैं। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट देखिए, जो बहुत सीरियस पेशेंट्स होते हैं जिसमें हमें वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, हमारे पास वेंटिलेटर्स हैं लेकिन कम हैं। वी हैव 1 और 2 वेंटिलेटर्स जो हमने थिएटर में रखे हुए हैं, जिनके अगर इन केस ऑफ वेरी बिग इमरजेंसी वी कैन पुट दैट। लेकिन अगर ज़्यादा डिजास्टर होते हैं तो हमने जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हमारे आसपास हैं, जो जिनके पास ये सुविधा है, जैसे न्यूरो सर्जन्स की है, तो हम उनके साथ किया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं इस बात में विश्वास करता हूँ कि रेफरल इज नेवर अ बैड थिंग। वन शुड नो हिज लिमिट्स। जैसे हमारा अगर हमारे पेशेंट को जान बचाने के लिए या कुछ भी करना पड़ता है, पेशेंट को रेफर करना पड़ता है, जैसे हमारे पास कोई सपोज की कोई मैटरनल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई पोस्ट। लेकिन सर एक ये बात है ना कि अगर यहीं पे इलाज संभव हो पाता है, एक ये डर रहता है कहीं ना कहीं परिवारजनों को कि रेफर कर दिया है तो शायद कुछ प्रॉब्लम है, ये कहीं ना कहीं। देखिए, अब हमने रेफरल बहुत कम कर दी हुई है, ये मैं आपको बता दूंगा कि रेफरल हम वही केस करते हैं जो सेकेंडरी लेवल पे नहीं मैनेज हो पाता। ये मेडिकल कॉलेज नहीं है, सो देयर इज टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल हमारा नहीं है। तो जो अब टर्शियरी लेवल पे जाना है, मेडिकल कॉलेज में पीजीआई में जाना है, तो हम पेशेंट्स को वहाँ पे वो केयर अलग है, उनको अगर ज़रूरत हो तो भेजना भी पड़ना है। सिविल हॉस्पिटल के बारे में और भी कई बातें जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Modern Sandeepni School is a boarding-cum-day boarding school with its existence since 19 years. Modern Sandeepni School, a school of the genius and for the genius. School has a wonderful sports infrastructure like football, basketball, volleyball, swimming pool, air-conditioned hostels, transport, and mess facility is also available. School is fully equipped with modern labs, robotic labs where children designs various robots. For admissions and inquiries, please contact us. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एसएमओ भूपिंदर सिंह से। तो सर, नशा छुड़ाओ जो केंद्र है उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्या हाल है? ये एक, जब मैं आया था तो बाई चांस लकीली उसी टाइम हमारा डी एडिक्शन सेंटर चला था, और अब हमारा डी एडिक्शन सेंटर 10 बेड्स की जगह पे हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं वो मैम हमारे पास आए थे, तो विनी महाजन मैम, तो हमने उनको बोला था कि मैम हमारा डी एडिक्शन सेंटर बहुत अच्छा चल रहा है। तो बाकी पॉलिटिकल उसके साथ और मैम के उसके लेने के करके इंटरेस्ट लेने के करके हमारा वो 20 बेडेड शुरू हो गया। लकीली वो आज ही हमने शुरू किया है। लेकिन हमारे पास, लेकिन सर आप इसे शायद उपलब्धि मान रहे होंगे, लेकिन पंजाब सरकार हमेशा कहती है कि नशा है नहीं। अगर नशा नहीं है तो डी एडिक्शन सेंटर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं, ऐसी बात, ये बात तो आप कभी भी नहीं कहोगे कि नशा नहीं है। नशा तो बहुत, जब से मेरा ख्याल में ह्यूमन बीइंग आए हैं तब से ही नशा है। लेकिन पॉलिटिकल फ्रंट पे तो हर बार वो नकार रहे हैं कि नशा नहीं है, ये विरोधी जो पार्टियां हैं उनके फैलाई गई बात है। नहीं, बात नशे की जब हम बात करें तो नशा हम ये कहते हैं कि इंसिडेंस कितना है। आप ये देखिए, कौन सी जगह है दुनिया में जहाँ पे नशा नहीं है? मैंने आपको बोला कि शुरू से नशा चलता आ रहा है, जब से हम, आप माइथोलॉजी से देख लो तब से नशा चला आ रहा है। ये कोई भी नहीं कह सकता कि नशा नहीं है, लेकिन व्हाट इज द इंसिडेंस जो हम कहते हैं, हमारे हिसाब से द इंसिडेंस इज सेम ऑल ओवर इंडिया, नॉट पर्टिकुलरली इन पंजाब। अब अगर इतना ही नशा अगर पंजाब में होता तो आज जो पंजाब इतना शाइन कर रहा है वो कैसे करता?
लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो इससे काफी परे है, क्योंकि हजारों जो परिवार है वो जुड़ चुके हैं और कई वर्ज में हैं। नहीं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि दिस इज, ये जो पॉइंट है ये ऑल ओवर इंडिया सेम है। इट्स नॉट पर्टिकुलरली इन पंजाब के नशा बहुत ज़्यादा है। और जो गवर्नमेंट ने डी एडिक्शन सेंटर शुरू किए हुए हैं वो इसीलिए शुरू किए हुए हैं। जैसे हमारा डी एडिक्शन सेंटर बहुत अच्छा चल, लेकिन कई बार खबरें आती हैं कि जो युवा है कई नशे के आदी वो देखे गए नशा छुड़ाओ केंद्र के बाहर ही नशा लेते हुए दिखाई दिए, कई बार हमने कैप्चर भी किए हैं। मैं आपको, जो हमारा नशा छुड़ाओ केंद्र में नहीं होता वो ऐसे, क्योंकि नशा छुड़ाओ केंद्र इज सिक्योर्ड, वहां पे तो ना आप जा सकते हो ना कोई और जा सकता है। मेरी परमिशन या सिविल सर्जन साहब की परमिशन के बिना वहां पे कोई भी अंदर नहीं जा सकता। नहीं, आसपास अगर एरिया पे अगर आप देखें तो नहीं, आप बात कर रहे हैं ओएसटी सेंटर की। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास हमने बड़े मेहनत करके ओएसटी सेंटर भी शुरू किया। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी क्लाइंट्स हैं, लेकिन उनका क्या होता है कि जब वो अपनी मेडिसिन ले लेते हैं तो वो मेडिसिन के बाद थोड़ी देर वहाँ पे बैठते हैं। वहाँ पे ये नहीं है कि कोई नशा कर रहा है, ये है कि हो सकता है कोई बंदा, क्योंकि वो एक आउटसाइड पे है तो वहाँ पे छुप के कोई सिगरेट पी रहा हो तो बात अलग है। वो नशा उन्होंने जो अपनी मेडिसिन अपने जुबान के नीचे रखी होती है ना, उसको खत्म करने तक उनको हम वहाँ पे बिठाते हैं। लेकिन आप एक बात समझ लें कि ये जो सिविल हॉस्पिटल अगर चांद है तो वो धब्बा नजर आता है जब भी कभी कैप्चर होते हैं लोग वहाँ पे लेते हुए नशा। नहीं, आप तो नहीं, मैं आपको एक बात, I'll टेल यू, आपने धब्बे वाली बात की, मैं आपको बताता हूँ। बीइंग अ पेरेंट, आप अभी छोटे हो, बीइंग अ पेरेंट मैं आपको बताता हूँ कि हर फादर मदर का, स्पेशली फादर का, सबसे जो सबसे बड़ा डर ये होता है ना कि उसका बच्चा कहीं नशे में ना पड़े। ठीक है ना, ठीक है। अब जो बच्चे, उसके लिए हम जगह जगह पे आपने देखा है कि जहाँ सेमिनार्स करवा रहे हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनजीओज सब लगी हुई हैं ताकि लोग नशे में पड़े ही ना। और जो बच्चे अब पढ़ गए हैं, नशा कोई क्राइम नहीं है, ये एक बीमारी है। तो हमने उसको दूर करना है। ओएसटी सेंटर में ये, यू नो व्हाट इज द एडवांटेज, हम मेडिसिन देते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते हैं। बड़े मेरे अच्छे बच्चे हैं जो पहले 4 गोलियां लेते थे वो अब आधी तक आ गए हैं। सो ये इट्स अ स्लो प्रोसेस। लेकिन आपको लगता है कि पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है वो रहता है, ये जो बिक रहा है सरेआम या इजीली मिल रहा है? एब्सोल्युटली, मैं खुद बोलता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में या कहीं पे भी कोई किसी किस्म का भी कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं है। कोई ओएसटी सेंटर में, कोई मेरे इमरजेंसी, अगर हम बाहर की बात करें तो ये उसके बिना संभव है कि नशा जो है वो सरेआम बिक रहा है। एक्चुअली ये तो स्टडी करना जो है, ये तो यहाँ तो पुलिस स्टडी करे, क्योंकि हमारे पास जब आते हैं बच्चे तो वो ऑलरेडी नशे में ग्रस्त होते हैं। और ये भी एक मैं बात बताता हूँ, टू गेन देयर कॉन्फिडेंस, हम पेशेंट का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए हम उनको ज़्यादा प्रॉब भी नहीं करते। और जो हमारे डी एडिक्शन सेंटर में, ये भी एक पुलिस की एक बात है कि वो भी हमारे पेशेंट्स जो हमारे एडमिट होते हैं उनको वो ज़्यादा प्रॉब नहीं करते। हम भी नहीं पूछते कि उन्होंने नशा कहाँ से किया, हम ये इतना पूछते हैं कि बेटा कितनी क्वांटिटी में लेते हो, उस हिसाब से हमारे। तो एक नया साल है सामने, तो और क्या है आपके कार्ड में? अभी बहुत सारे काम करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो आप मानते हैं कि इस साल प्रायोरिटी पे रहेगी? मैंने अभी लास्ट ईयर एक डायलिसिस सेंटर शुरू किया है जी। मेरा ये है कि मैं उसको इस लेवल तक ले आऊँ जो 24 आवर्स तक हमारा चलता रहे। क्योंकि मैंने ये देखा है जो डायलिसिस के पेशेंट होते हैं वो बेचारे ऑलरेडी उनका बहुत इकोनॉमिकल भी और अदर सोशल भी बहुत लॉस हुआ होता है। सो मेरा एक तो ये प्रोजेक्ट है। दूसरा ये है कि जैसे कोई भी बच्चा है ना जो वो नशे में जाए ही ना, अगर जाता है तो हम उसको बाहर लेके, ये 2 प्रोजेक्ट्स हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। और साथ ही एक सवाल बहुत लाइट सा मैं पूछूंगी कि मीडिया से आपके जो बड़े फ्रेंडली हैं आप मीडिया से, तो इसका क्या रीज़न है? क्योंकि मैं ये एक सिंपल सी बात है, क्योंकि मीडिया प्रोजेक्ट्स अ पर्सन, यू नो, जो हम यहाँ तक आए हैं, मीडिया अगर हमें अच्छा प्रोजेक्ट करता है, ठीक है ना, तो हमारा काम बढ़ेगा। मुझे फायदा नहीं, मुझे अकेले को फायदा नहीं होगा, लेकिन सभी लोगों को फायदा होगा। तो रादर मैं तो थैंकफुल हूँ टू द मीडिया कि उन्होंने हमें इतनी लेवल तक पहुँचाया है। बाकी सारे इतने अच्छे हैं सारे मीडिया वाले कि मेरा अपने आप प्यार हो जाता है उनके साथ। ये हमारी जो TRL न्यूज़ की जो टीम है ये बहुत ही अच्छा काम कर रही है।
और मुझे ये कहते हुए प्राउड होता है कि मैं इनके तकरीबन सारे ही मैसेजेस जो हमारे पास आते हैं, न्यूज़ आती हैं, वो सारी मैं देखता भी हूँ और एक एक ये सोशल इवेंट्स लेके ये काम कर रहे हैं। और मैं इनका धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने हमारा भी ये प्रोजेक्ट लिया है और ये आगे भी ऐसा करते रहे। मैं इनके लिए बहुत बहुत विशेष देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। ये थे हमारे साथ SMO पठानकोट भूपेंद्र सिंह। एक नई शख्सियत के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।